सभी साथियों को मेरा नमस्कार, स्वागत है आप सबका 24 मार्च के जनसत्ता विश्लेषण में। आइए शुरू करते हैं आज का जनसत्ता विश्लेषण बिना किसी देरी के। पहले पेश में खबर आती है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधित। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में ये है कि भारत ने चीन के 4 उत्पादों पर लगाया है डंपिंग रोधी शुल्क। अगर आप नहीं जानते हैं कि डंपिंग रोधी शुल्क क्या है, तो डंपिंग के बारे में आप जान सकते हैं। और डंपिंग क्या होती है? जब कोई एक देश का उत्पाद भारी मात्रा में दूसरे देश में लाके डंप कर दिया जाता है। ठीक है, अब मान लीजिए कि बी जो देश है, सो चाइना बोल सकते हैं। चाइना में हम जानते हैं कि हर चीज़ की मास मैन्युफैक्चरिंग होती है, भारी मात्रा में बड़ी बड़ी प्रोडक्शन लाइंस के थ्रू होती है। ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग होती है तो उनको कॉस्ट भी कम करने में आसानी होती है। भारत में इतनी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स वगैरह कंपैरेटिवली नहीं है जितनी बड़ी चाइना में है प्रोडक्ट्स की। और हैं भी तो फिर वाइड रेंज में नहीं है। चाइना में वाइड रेंज में मास मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन यूनिट्स हैं। तो मान लीजिए कि ए कंट्री जो कि भारत बोल सकते हैं, कोई प्रोडक्ट बनाता है, बनाने के बाद उसकी जो कॉस्ट मार्केट में उतरते हुए पहुंचती है वो पहुंचती है 10 रुपये। और वही प्रोडक्ट चाइना में बनता है तो उसकी मार्केट में उतरते कॉस्ट निकल के आती है 4 रुपये। उसके ऊपर भी सरकारें एक्सपोर्ट करने के लिए सब्सिडी दे देती हैं, तो इतना कोई भारी नुकसान प्रोडक्ट प्रोड्यूसर को नहीं होता है अपने से बाहर देश में भेजने में। मतलब जो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन वगैरह वो कहीं ना कहीं कम पड़ जाती है। फिर भी गिरते गिरते आके 5 रुपये का आपको मिल जाता है मार्केट में। मतलब कि अब वही प्रोडक्ट, सेम प्रोडक्ट, मान लीजिए ये रेक्टेंगल है वो प्रोडक्ट, सब कुछ कॉस्ट लगने के बाद भी चाइना से भारत में आता है तो 5 रुपये का ही होता है, और भारत में ही जब बना था 10 रुपये का होता है। जैसे ही मार्केट में आता है लोग भारी मात्रा में से खरीदने लगते हैं। इस चक्कर में इसकी डोमेस्टिक मार्केट ख़त्म हो जाती है। ये डोमेस्टिक मार्केट ख़त्म हो जाती है, एक तरीके से ये प्रेडेटरी टैक्टिक्स होती है मार्केट डिस्ट्रॉय करने की। क्योंकि अगर मान लीजिए कि 10 रुपये का बन ही रहा है, पूरी लागत निकल के आ रही, सरकार कम से कम कितनी भी रियायत दे दे तो ये गिरते गिरते भी मात्र 8 रुपये का ही हो पाएगा, उससे कम का तो नहीं पहुँच पाएगा 8 रुपये से कम। अब इस मास मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स को भारी मात्रा में दूसरे देशों में ले जाकर डंप करना डंपिंग कहते हैं। अब इससे होने वाले नुकसान को रोकने के लिए सरकार क्या लगाती है? अब देखिए ये पूरी प्रक्रिया 100% लीगल होती है, तो ज़बरदस्ती अगर सरकारें टैक्सेस टैरिफ वगैरह लगाना शुरू कर देंगी तो ये ऑटोमेटिकली आसानी से चैलेंज हो पाएगा। कहाँ पे? WTO में। तो अब इसको एक नई डेफिनेशन के अंतर्गत रोका जाता है। इसे हम कहते हैं एंटी डंपिंग ड्यूटी। एंटी डंपिंग ड्यूटी कहते हैं इसे हम, एंटी डंपिंग। सरकारें लगाती हैं एंटी डंपिंग ड्यूटी, ताकि ये प्रोडक्ट जो कि अभी आपको चाइना से उतर के भारत में 5 रुपये का पड़ रहा था, इसकी प्राइस लगभग 10 रुपये के बराबर ही आ जाए, ताकि डोमेस्टिक मार्केट को डिस्ट्रॉय ना करे, डोमेस्टिक मार्केट में एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को कोई ऐसा नुकसान ना हो। तो सरकारें एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाती हैं। इसी को लेके भारत ने अभी वर्तमान में 4 से 5 उत्पादों पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई है। वैक्यूम इंसुलेटेड फ्लास्क, एल्यूमिनियम फॉयल और ट्राइक्लोरो आइसोसाइन्यूरिक एसिड पे आप ये डिटेल में पढ़ सकते हो, और इकोनॉमिक्स में अपने इकोनॉमिक्स के टॉपिक में ये आपका कवर होता है। आगे बढ़ते चलते हैं आज के संपादकीय की ओर। संपादकीय इस क्रम में रहने वाले हैं जोखिम का दायरा, फिर है निर्वासन की त्रासदी और बिखरते सपने। जोखिम का दायरा संपादकीय में आज बात करी जा रही है। पूरी दुनिया में प्रतिवर्ष लाखों लोगों की मौत वायु प्रदूषण से कारण हो रही है। जिस वायु को हम प्राणदायिनी मानते हैं वही प्राण लेने लगे, तो इसकी वजह क्या है? ये जानने की कोशिश हम नहीं करते वायु प्रदूषण कितना घातक है। इस बात से समझा सकता है कि प्रदूषित तत्व हर क्षण हमारे शरीर के भीतर जा रहे हैं और हमारी रक्त धमनियों में होते हुए शरीर के सभी महत्वपूर्ण अंगों तक पहुंच रहे हैं। इसका किस कदर दुष्प्रभाव पड़ रहा है, इस पर कई अध्ययन सामने आ चुके हैं। विशेषज्ञों ने बार बार वायु प्रदूषण के प्रति आगाह किया है। वैश्विक स्तर पर मौत का ये तीसरा प्रमुख कारण है। बावजूद इसके दुनिया के ज़्यादातर और विशेष रूप से कुछ बड़े देश लापरवाही बरत रहे हैं। प्रदूषण का असर फेफड़े और सांस संबंधी बीमारियों तक सीमित नहीं है। दिल्ली में पिछले दिनों स्वास्थ्य पर आयोजित एसोचैम के सम्मेलन में आगाह किया गया कि प्रदूषण से दिल के दौरे का खतरा भी बढ़ रहा है। वायु गुणवत्ता और प्रदूषण के बीच संतुलन की लकीर खींचती हुई हमें अभी तक
फेफड़े पर बढ़ते दबाव को लेकर ही चिंतित रहे हैं, लेकिन इसका हृदय पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इस पर कभी ध्यान नहीं दिया। तो अभी सिर्फ एयर पॉल्यूशन आपका लंग्स के लिए चैलेंज नहीं रह गया है, ये अपने आप में अब क्या हमेशा से रहा है, वो तो हमारा फोकस लंग्स पे डायरेक्टली पड़ जाता है, क्योंकि हमको लगता है कि सिर्फ लंग्स ही इफ़ेक्ट होते हैं, मगर ये हमको ब्लड स्ट्रीम्स को भी इफ़ेक्ट करता है। वायु गुणवत्ता पर जोर देते समय हम अब हृदय स्वास्थ्य के प्रति भी सजग रहना होगा, क्योंकि वायु प्रदूषण के दौरान घातक सूक्ष्म कण निरंतर रक्त प्रवाह में शामिल होते रहते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि ये कोलेस्ट्रॉल को अस्वीकृत कर देते हैं, जिससे धमनी पट्टिका के फटने की स्थिति पैदा हो सकती है और दिल के दौरे का खतरा बढ़ जाता है। अगर जीवन प्रत्याशा को कम होने से बचाना है तो वायु प्रदूषण की चुनौतियों से ज़मीनी स्तर पर लड़ना होगा। बेहतर होगा कि लोग विलासिता को त्याग कर प्रकृति से जुड़ें। विशेषज्ञ आए दिन इस संदर्भ चिताते रहे हैं, लेकिन सवाल है कि इस विघाती समस्या का हल क्या है। सरकारें वैसे भी हमें दिख रहा है कुछ कर तो रही नहीं है। एयर पॉल्यूशन कोई आज की बात तो नहीं है, हर साल का एक चैलेंज बन के रह गया है। अब उसके ऊपर से बड़े बड़े डेवलप नेशंस हैं, यूएसए वगैरह, जो कि हमेशा से फॉसिल फ्यूल बेस्ड एक्सप्लॉयटेशन के अग्रणी रहे हैं, अब वो खुल के कह रहे हैं कि हम तो आज फिर से फॉसिल फ्यूल पे टिके रहेंगे, है ना। तो ना हम पेरिस क्लाइमेट समिट को मानेंगे, ना हम किसी प्रकार के ग्रीन इनिशिएटिव को मानेंगे। तो ये तो फिर जब बड़े विकसित देश ही पीछे हट जा रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रीन एनर्जी से, तो लीडरशिप फिर दुनिया क्या ही करेगी। और कोई जानता है कि रिन्यूएबल एनर्जी इस समय इन्वेस्टमेंट का सेक्टर ज़्यादा है। अगर आपको रिन्यूएबल एनर्जी से रिटर्न लेना है मनी वाइज, तो आपको इसमें लंबे समय तक इन्वेस्ट करना पड़ेगा टेक्नोलॉजी में, जिसे हम कहते हैं ग्रीन ट्रांजिशन। COP29, COP30 इन सब बैठकों की जो मेन मुद्दा था कि जो ग्रीन ट्रांजिशन आप चाह रहे हैं कि विश्व ग्रीन ट्रांजिशन पे जाए, उसमें चाहिए भारी इन्वेस्टमेंट्स। ग्रीन ट्रांजिशन पे इन्वेस्टमेंट्स क्यों चाहिए? फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D, फिर उस टेक्नोलॉजी को प्रैक्टिकलिटी में लाना। तो दो बातें आती हैं, या तो बड़े देश भी इस पे काम करने लगें तो सारे देश काम करेंगे, विकासशील देश भी इस पे काम करेंगे, क्योंकि इसमें भारी मात्रा में इन्वेस्टमेंट्स चाहिए डॉलर्स में। ग्रीन ट्रांजिशन, ग्रीन टेक्नोलॉजी, सेल, बैटरी स्टोरेजेस एक्सेट्रा। या फिर आसान रास्ता है, वापस से फॉसिल फ्यूल बेस्ड इकॉनमी पे चले जाइए, कोई इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। सारे सिस्टम्स वैसे वैसे चल ही रहे हैं, इसमें बस पैसा लगाना है और रिटर्न लेना है। बट इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा वो मिलेगा कि इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन और बढ़ता जाएगा और हम प्रदूषण के कारण और बीमार होते जाएंगे। अगला समय बात की निर्वासन की त्रासदी और बिखरते सपने। आम आदमी, सुरेश सेठ साहब कहते हैं, आम आदमी को अपने लिए सपने देखने या संजोना जैसे गुनाह हो गया है। इन सपनों को साकार करने के लिए उसे ना तो अपने देश की धरती पर जगह मिलती है और ना ही समृद्ध देशों में जहां श्रम करने जाते हैं। अब उसे बिना किसी औपचारिकता के निकाल देने की काव्यात हो रही है। यह पूरा सिलसिला अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता संभालने के बाद हुआ है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में प्रवासियों के आवर्जन पर प्रतिबंध लगाना शुरू हो गया था, मगर अब तो अवैध बदलाव उन्हें सीधे बाहर किया जा रहा है। अमेरिका में बड़ी संख्या में ऐसे प्रवासी चिन्हित किए गए हैं जिनकी आवर्जन अवैध माना जा रहा है। इसी के समानांतर कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन में भी सख्ती बढ़ गई है, जबकि सच्चाई ये है कि इन देशों में श्रम करने के लिए तीसरी दुनिया के देशों की श्रमशक्ति और भारतीयों की समर्पित मेहनत के सिवा कोई और विकल्प नहीं है। इस तरीके से प्रवासी भारतीयों को पहले अमेरिका से निकाला गया और उसके बाद आवर्जन का खर्चा अधिक जानकर उन्हें पनामा और तड़ीपार किया जा रहा है, तो बेहद ही आपत्तिजनक है अपने आप में। जैसे कि हम जानते हैं कि देखिए, लोग जाते क्यों हैं विकसित देशों में? मौका, अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, जो उन्हें अपने देश में नहीं मिल पाती हैं। अब वहाँ से भी इनको जब निकाल दिया जा रहा है, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक तो उनको निकाला जाता जो कि कच्चे कागज़ पे गए थे। कच्चा कागज़ मतलब अनडॉक्यूमेंटेड। ये एक टर्म है, मैंने सुनने में आया मुझे कि ऐसे कच्चा कागज़ बोलते हैं ऐसे। और दूसरा टर्म होता है पक्का कागज़, पक्का, वो होते हैं पूरे कागज़ के साथ। मगर अब क्या हो रहा है ना, जो ऑफिशियली पूरे कागज़ के साथ रहे हैं, डॉक्यूमेंटेड हैं, प्रॉपर वीज़ा होल्डर हैं, उन्हें भी निकाल दिया जा रहा है।
कई प्रोफेसर्स जो परमानेंट ग्रीन कार्ड होल्डर्स हैं अलग अलग यूनिवर्सिटी के, अपने देश जाते हैं। जैसे यूक्रेन की एक प्रोफेसर थी, यूक्रेन की, एक पैलेस्टाइन से थे और कई देशों से थे। वो लोग बस अपने घर गए थे और इसी लौट के आए तो उनको एंट्री ही नहीं मिली। एक और कई बातें निकल के आ रही हैं कि कुछ लोगों से जो वॉलंटरी साइन कराए जा रहे हैं कि हम अपनी नागरिकता छोड़ रहे हैं या अपना वीज़ा वगैरह छोड़ रहे हैं, डरा धमका के एयरपोर्ट पे रख के 4 से 5 दिन तक। बात यहाँ पे ये आ रही है कि देश की नीतियों के बीच में पिसता है आम आदमी। और जिन इमिग्रेंट्स को लगातार भगाने का प्रयास करा जा रहा है वो इमिग्रेंट्स कौन हैं? वो इमिग्रेंट्स वही हैं जो इस देश को आगे बढ़ाने के लिए लगे हुए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। यूएसए को इमिग्रेंट्स ने बसाया है। यूएसए एक इमिग्रेंट्स की वजह से आज इतना मजबूत खड़ा है, जो लोग दिन रात काम करते हैं इस देश को आगे बढ़ाने के लिए। जिस तरीके से प्रवासी भारतीयों को पहले अमेरिका से निकाला गया और उसके बाद आव्रजन का खर्चा अधिक होने पर उनको पनामा छोड़ दिया गया। पनामा में कई होटलों वगैरह में जैसे अब देखिए अमेरिका से ऑब्वियसली बात है, अमेरिका से इतनी दूर लाने का खर्चा भी आता है पूरे प्लेन वगैरह का। अब क्या कर रहे हैं, अब ये लोग इतना लंबा ट्रिप नहीं ले रहे हैं, अभी सीधे जो पनामा है अमेरिका के आउटर में, साउथ अमेरिका में, वहाँ पे छोड़ दे रहे हैं। ऐसे रास्ते भी नहीं छोड़ रहे हैं, प्रॉपर वहाँ पे होटल वगैरह बनाए हुए हैं, बड़े बड़े पुराने जो होटल्स हैं वहाँ पे छोड़ दे रहे हैं और सीधे बोल रहे हैं अपनी एम्बेसी से बात कर लो, एम्बेसी आपको लेने आ जाएगी। सारे देशों के लोग को वहीं छोड़ रहे हैं। अब ऐसी नीतियाँ तो अपने आप में बहुत ही चिंताजनक हैं मानवता के लिए भी। यह बात हैरत करती है कि मेहनत का श्रमिक अमेरिका की समृद्धि के लिए धरती पर खटते रहे, वह आज अनचाहे मेहमान हो गए और उनको अपराधियों की तरह वापस भेजा जा रहा है। उन्हें अपने देश के शीर्ष नेतृत्व से उम्मीद थी कि शायद वह अमेरिका से बात करेगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। कड़ा विरोध न होने के कारण अमेरिका राष्ट्रपति अपने देश से भारतीयों को ही नहीं, तीसरी दुनिया के कई देशों के लोगों को बाहर करने पर अड़े हुए हैं। देखिए आज अमेरिका हर किसी को बाहर निकाल रहा है इस समय। अभी नई खबर आई है कि प्रवासी लोगों का निर्वासन न केवल जारी रहेगा बल्कि इसको और तेज कर दिया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने 18वीं सदी के कानून का इस्तेमाल किया करने की घोषणा कर दी है। ये एलियन एनिमीज़ एक्ट की बात कर रहे हैं। इस अधिनियम के जो एक्ट है, ये एलियन एनिमीज़ एक्ट, इसमें क्या होता है ना, इसके माध्यम से लोगों को आप बिना किसी ज़्यादा साफ एक्सप्लेनेशन के बाहर निकाल सकते हो। ये युद्ध के समय में वर्ल्ड वॉर 2 में इस्तेमाल किया जाता था कि जो व्यक्ति पकड़ा गया उसे सीधे उठा के बॉर्डर से बाहर फेंक दिया। कोई कार्रवाई नहीं, कोई कोर्ट नहीं, कोई वजह नहीं। अमेरिकी प्रशासन का दावा है कि ट्रंप की घोषणा के अनुसार इन प्रवासियों को नए सिरे से निर्वासित किया जा सकता है। उन्हें एल साल्वाडोर और हॉन्डुरस में कैद किया जा सकता है। डेमोक्रेसी फॉरवर्ड द्वारा अदालत में जो याचिका दायर की गई उसके जवाब में ऐसे अनचाहे प्रवासियों को गिरोह कहा गया और उनके तत्काल प्रवासन का सिलसिला जारी रखने का सरकार ने जवाब दिया। अब बहुत सारे गैंग लीडर्स, गैंग मेंबर्स को भी बाहर निकाला जा रहा है। वेनेजुएला की गैंग्स थी कई सारी, ट्रेंडी अरागुआ है, M37 तमाम गैंग्स हैं, उनको अब बाहर निकालने की बात करी जा रही है। करी नहीं जा रही, उल्टा भेज दिया गया है प्लेन में बिठा के बहुत गैंग मेंबर्स को पकड़ पकड़ के। अमेरिकी इतिहास में इस कानून का इस्तेमाल केवल 3 बार हुआ है, वह भी युद्ध के दौरान। ये एलियन एनिमीज़ एक्ट जो है ना, ये वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में बनाया गया था। अमेरिकी न्यायपालिका सुनते हैं उसने इस निर्मम कानून पर अमल की इजाज़त नहीं दी और कुछ ही घंटे बाद संघीय अदालत के न्यायाधीश ने ट्रंप के प्रशासन की को इसे लागू करने से रोक दिया। हालांकि जो वहाँ की जुडिशरी है उसने कहा भैया ये सब क्या कर रहे हैं आप, सॉरी ब्रदर, नॉट एट ऑल अलाउड। अब बात ये आती है कि अपने सपनों को साकार करने के लिए जब वह अवैध तरीके से या किसी दूसरे रास्ते से अमेरिका और दूसरे देशों की ओर रख करते हैं तो वहाँ की सत्ता उन्हें अपराधी या घुसपैठिया मानकर वापस उनके देशों में भेजने का इंतज़ाम करती है, जो कि स्वाभाविक सी बात है। इसमें दोष तो अपने देश का भी है, जो विश्व में सबसे तेज विकास दर प्राप्त करने और सकल घरेलू उत्पाद के बढ़ने के दावा तो करता है, लेकिन काम करने के लिए उत्सुक नौजवानों के उज्ज्वल भविष्य का वादा नहीं किया। देखिए आज की तारीख में जानते हैं कि स्टैटिस्टिक्स को जिस तरीके से मोल्ड करा जाता है अपने एक बढ़िया आंकड़े प्रेजेंट करने के लिए, मगर रियलिटी में ऐसा कुछ ग्रोथ दिखती ही नहीं है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट एक भारी मुद्दा बन चुका है। अर्थव्यवस्था अगर ग्रो कर रही होती हैं तो पूरे देश में रोज़गार होता है भारी मात्रा में। अब इसका विस्तार 2029 तक कर दिया गया है। अब मुफ्त अनाज बांटना, खाना लोग को देना, अनाज देना, राशन देना, ये तो
एक अपने आप में नेगेटिव सी बात है कि अगर देश इतनी तरक्की कर रहा है तो आपको आज भी क्यों लोगों को खाना खिलाना पड़ रहा है। फिर भी शास्त्रियों का ये कहना है कि 2047 तक भारत पूर्ण रूप से एक विकसित देश बन भी जाए तो शायद ऐसे लोगों की संख्या में कमी नहीं आएगी और उनके लिए मुफ्त अनाज की अनुकंपा जारी रखनी पड़ेगी। सामाजिक व्यवस्था पर भाषणबाजी तो होती है लेकिन समरसत्ता बनाने की कोशिश नज़र नहीं आती। अमीर और गरीब का भेद बढ़ता जा रहा है। अभी नया आंकड़ा आया है कि भारत के अरबपतियों की संख्या एशिया में सबसे अधिक हो गई है, लेकिन जहाँ तक गरीबों का संबंध है इनकी दर में कोई कमी नहीं आई है। जिन लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का दावा किया जाता है वह दावा भी इसलिए सत्य हो जाता है क्योंकि अब गरीबी रेखा की परिभाषा ही बदल गई है। अच्छा, मैंने कहा ना स्टैटिस्टिक्स को आज की तारीख में ऐसा मोल्ड करा जा रहा है कि जो डेटा सेट से आपके ऑप्टिमम आउटकम निकले जो कि आपको खुश रख सकें। अभी कई खबरें आई थी कि बहुत भारी मात्रा में लोग गरीबी रेखा से बाहर निकल आए हैं, तो वो आंकड़े एकदम झूठे थे। बस थोड़ी सी एंट्रीज वगैरह चेंज कर दी और कई फालतू के पैरामीटर्स इंक्लूड कर दिए गए हैं जिसके आधार पे अब एक बड़ा तबका गरीबी रेखा से ऊपर दिखाना शुरू कर दिया है, क्योंकि रियलिटी में लोग गरीबी रेखा से भी बहुत ज़्यादा नीचे जी रहे हैं। एक नया निम्न मध्य वर्ग बन गया है। इसी वर्ग से नौनिहाल देश से बाहर भागने के लिए उतावले हैं। उन्हें बाहर भिजवाने के लिए जगह जगह एजेंसियां खुल गई हैं। अब उनकी वापसी होने लगी है तो इन एजेंटों पर मुर्दनी छा गई है और उन पर छापेमारी हो रही है। अब ये एजेंट्स वगैरह जो बाहर ले जाने का प्रयास कर रहे थे, देखिए अब इसमें 2-3 मुद्दे निकल के आते हैं। पहला मुद्दा क्या है कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए लाइफ में, तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप किसी के भी घर में बिना बताए घुस जाएंगे, मतलब किसी के देश में बिना बताए घुस जाएंगे। प्रॉपर डॉक्यूमेंट से जाइए, है ना, प्रॉपर वीज़ा लगाइए, अपना क्वालिफ़िकेशन रखिए। इसके अलावा थोड़ा सा रियायत अमेरिका से देशों को देनी चाहिए कि अब एक ही लाठी से हर किसी को क्यों बजा रहे हैं। खबरें ये तक आ रही हैं कि जिनके पक्के वीज़ा लगे हुए हैं उनको तक खतरा बन रहा है बाहर जाने का, कि अगर वो गलती से घूमने के लिए भी कहीं बाहर चले गए तो लौट के एंट्री मिलेगी नहीं मिलेगी। इसके अलावा सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह यहाँ पे अमेरिका पे खड़ा नहीं होता कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है आपके खुद के देश के ऊपर, कि देश में आज भी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ क्यों नहीं बन पाई हैं कि लोगों को यहीं पे रोक के रखें, युवाओं को रोक के रखें। अरे युवा काम ही तो करना चाह रहा है, यहाँ करेगा तो वहाँ करेगा, दोनों में से एक जगह काम करेगा। जो काम वो लोग के लिए करेगा वो काम आपके लिए कर लेगा, जो काम उस देश की तरक्की करने के लिए करेगा वो आपके लिए कर लेगा। तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ क्यों नहीं अभी तक इस देश में क्रिएट हो पाई हैं, जिस देश में तमाम आंकड़े बताते हैं कि 30,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगी और विश्व का तीसरा बड़ा देश बन जाएगा, अर्थव्यवस्था में ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो ये सारे प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं। इस सब के बीच में जो पिस रहा है वो है आम आदमी। तो क्या आम आदमी अब सपने देखना छोड़ दे? ये है बात। निर्वासन की त्रासदी और बिखरते सपने। फिलहाल इसी के साथ आज के लेते रखते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर आएंगे नई वीडियो के साथ, जुड़े रहिए और अच्छा लगे तो वेबसाइट को भी जरूर विजिट करिएगा। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। करंट अफेयर्स रेगुलरली अपडेट होती रहेगी। और थैंक यू।